हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और जानता हूँ बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और इस वीडियो में लेकिन हम लोग करने वाले रिफंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। इस बार इसमें क्लैरिफिकेशन आया तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये वीडियो पार्ट है आईडीटी चैलेंजेस सीरीज का, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ ये 2 वीडियो पेंडिंग थे अपने रिफंड और प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। जिसको पता करना है क्या है, यहाँ पे लिंक आ रही होगी, आप देख लेना। और ये समरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आपका कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन होगा। रिफंड देखो, रिफंड में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं ना, ये बस जो इस पेज नंबर आपका 41 में है, जो पेज नंबर 41 में है, इसी में जो ये 2 पार्ट दिए हैं, ये इन्हीं दोनों में से किसी एक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इन्हीं दोनों में से एक आ रहा है। और इस बार जो ZRS वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा रिफंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सम्स 2 आते हैं, एक जीरो रेटेड आता है और एक इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का आता है। ठीक है, तो जीरो रेटेड क्या होते हैं, तो जीरो रेटेड सप्लाई क्या हुआ। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब हो गया कि आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बट आप उसमें टैक्स नहीं दे रहे हो। आप उसमें टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया हुआ है कि बिना टैक्स दिए आप ये फॉलोइंग सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों, ताकि उस चीज को प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट किस चीज को प्रमोट करता है सबसे ज्यादा, जहां फॉरेक्स आता है, पैसा आता है, गवर्नमेंट उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, अब फॉरेक्स किस लिए कैसे आएगा, एक्सपोर्ट से आएगा। यानी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप सेस को सप्लाई कर रहे हो, सेस को भी एक तरह से एक्सपोर्ट ही माना गया है। ठीक है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो आप सेस को सप्लाई कर रहे हो, उस केस में आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना टैक्स दिए एक्सपोर्ट और सेस को सप्लाई कर सकते हो, बट बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड। क्योंकि गवर्नमेंट आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, आपको तो गवर्नमेंट जानता नहीं है ना, आप उसके दामाद हो, तो उस केस में आपसे सिर्फ बॉन्ड ले लेगा। ठीक है, यानी सिंपल है, बॉन्ड दो, एक्सपोर्ट करो बिना IGST दिए, बिना IGST दिए एक्सपोर्ट करो, सेस को ट्रांसफर करो, सिंपल। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट तुम टैक्सेबल गुड्स कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो, आप एग्जेम्प्ट गुड्स ट्रांसफर सप्लाई कर सकते हो, एग्जेम्प्ट सर्विस तक सप्लाई कर सकते हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स भी आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी गुड्स का, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, दैट इज विदाउट पेइंग ड्यूटी, तो आपको बोला जाता है जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, तो इसका यूज ये है कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। किस चीज का रिफंड, मैंने तो टैक्स पे ही नहीं किया। जीरो रेटेड का मतलब ही होता है टैक्स नहीं पे किया, करेक्ट। आपको आउटपुट का रिफंड नहीं मिल रहा है, आपको इनपुट का रिफंड मिल रहा है। समझ रहे हो, डबल बेनिफिट है। अरे पहली बात तो टैक्स दो मत, और टैक्स भी तुम नहीं दोगे सप्लाई के टाइम में, आउटवर्ड वाला प्लस इनवर्ड में जितना भी तुमने इनपुट लिया ना, सबका सब तुमको रिफंड मिल जाएगा। तो है ना ये मजेदार चीज। तो कितना क्या रिफंड मिलेगा, बस यही इस चैप्टर का बेस है। तो ZRS के केस में सिंपल है यार, जितना नेट ITC था ना और जितना तुम्हारा ZRS हुआ है और जितना तुम्हारा टोटल टर्नओवर है, प्रोपोर्शनेटली बांट लो और उतना तुम अपना ITC का रिफंड ले लो। सिंपल तो फंडा है यार, जितना ITC मिला, जितना ZRS हुआ, उसको डिवाइड कर दो टोटल टर्नओवर से, यानी प्रोपोर्शनेट ITC, हमको रिफंड मिल जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ITC में अपने को क्या लेना है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में अपने को क्या लेना है, और अपने को ZRS में क्या लेना है। जो भी ट्रिक है बस यही 3 है। अगर आप ये 3 आइडेंटिफाई कर लोगे एग्जाम में, तो आप कोई भी सम्स बना सकते हो, कोई भी सम्स, चाहे वो कितना भी टफ हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बोला, नेट ITC लेंगे। ठीक है, तो नेट ITC में अपने क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। नेट ITC में हम लोग गुड्स का इनपुट लेंगे, सर्विस का इनपुट लेंगे, गुड्स का भी लेंगे, सर्विस का भी लेंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं लेंगे। कैपिटल गुड्स का इनपुट हम लोग नहीं लेंगे। 894A4B वाला इनपुट हम लोग नहीं लेंगे। अब 894A4B क्या होता है, ये डीम्ड एक्सपोर्ट होता है। यहाँ ऑलरेडी आप रिफंड ले चुके होते हो इस सेक्शन में 894A4B में। ठीक है, वो इस चैप्टर में कवर नहीं है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अभी मैं जस्ट बोल रहा हूँ, बस उस पर ध्यान दो। ओके, तो नेट ITC में अपने को क्या लेना, ITC ऑफ गुड्स लेना, ITC ऑफ सर्विस लेना है, ITC ऑफ कैपिटल गुड्स नहीं लेना है। ओके, 894A4B वाला ITC नहीं लेना है, ओपनिंग ITC को भी कंसीडर नहीं करना है। तो बहुत सिंपल है, नेट ITC लो, नेट ITC में अपने को क्या लेना, इनपुट ऑफ गुड्स लो, सर्विस लो, कैपिटल गुड्स का इनपुट मत लो, 894A4B मत लो, और ओपनिंग वाले को इग्नोर करो। ओपनिंग ITC से अपने को कोई लेना देना नहीं है।
ओके फिर मैंने क्या बोला, उसको मल्टीप्लाई करो जीरो रेटेड सप्लाई। अब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या होता है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या सेस को सप्लाई कर रहे हो विदाउट पेइंग ड्यूटी, बदले में आप बॉन्ड दे रहे हो, ठीक है। आप क्या सप्लाई कर सकते हो, आप नील रेटेड भी सप्लाई कर सकते हो, आप एग्जाम्ड भी सप्लाई कर सकते हो, आप और नॉन टैक्सेबल भी सप्लाई कर सकते हो, आप कुछ भी सप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ओके। तो जीरो रेटेड सप्लाई में सारे ही ले लेना है, एग्जाम्ड भी ले लेना है, और एग्जाम्ड जितना भी एक्सपोर्ट किया है, नॉन टैक्सेबल जितना भी एक्सपोर्ट किया है, टैक्सेबल जितना भी एक्सपोर्ट किया है, सिर्फ एक्सपोर्ट वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। या सेस को अगर सप्लाई किया तो वो लेना है अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब इसको हम लोग क्या चीज से डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इसमें क्या नहीं लेना है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में जितना भी आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है ना, तो वो आपको नहीं लेना है, नहीं कंसिडर करना है। और आपको 894A4B नहीं लेना है, 894A4B नहीं लेना है, ओके। क्या लेना है, गुड्स में सर्विस में। गुड्स में आपको जितना भी टैक्सेबल सप्लाई किया है सब ले लो, जितना भी ZRS किया है सब ले लो, जितना भी एक्सपोर्ट किया है सब ले लो, सब कुछ ले लो। जितना भी आपने जो भी सप्लाई की है ना टैक्सेबल वाली, वो सारी ले लो इंडिया में। और एक्सपोर्ट जितना भी किया है वो ले लो, ZRS ले लो। अगर आप ZRS ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिक जितना भी एग्जेम्प्ट वाला एक्सपोर्ट किए हो, जितना भी नॉन टैक्सेबल वाला एक्सपोर्ट किए हो, उसको आप ऑटोमेटिकली ले रहे हो, क्योंकि वो ZRS में तो इंक्लूड होता है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, अभी नहीं बताऊंगा, 2 मिनट रुको, अभी बस जैसे बोल रहा हूँ उसी फ्लो में आप मेरे नोट्स के साथ इसको गो थ्रू करो। सर्विस में क्या लेंगे, जितना भी DTA में टैक्सेबल दिए हैं वो सारी लेंगे। DTA में जितना भी टैक्सेबल सर्विस दिए हैं वो लेंगे। DTA क्या होता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो इंडिया में जितना भी आपने सप्लाई किया है वो सारे ले लो, टैक्सेबल वाले, एग्जेम्प्ट नहीं, नॉन टैक्सेबल नहीं। और जितना भी एक्सपोर्ट सर्विस किया है वो सारी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या, कोई ऐसी सर्विस जिसका आपको एडवांस मिल गया है, कोई ऐसी सर्विस है जिसका आपको एडवांस मिल गया है पर आपने सर्विस नहीं दी है, एडवांस मिल गया है पर आपने सर्विस नहीं दी है, तो उसको मत लेना, तो उसको मत लेना। सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसमें। चलो क्विक रिवीजन, ठीक है। ZRS जीरो रेटेड सप्लाई, यानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम सेस को सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेइंग ड्यूटी अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। हम एक्सपोर्ट टैक्सेबल का भी कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट का भी कर सकते हैं, नॉन टैक्सेबल का भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे ZRS में कंसीडर किए जाएंगे। रिफंड अपने को मिल जाएगा जो भी हमने इनपुट यूज किया है उन सारे गुड्स पे जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपने स्ट्रेट अवे लेंगे नेट आईटीसी, नेट आईटीसी अपने लिया। अब नेट आईटीसी में अपने क्या लेंगे, गुड्स का लेंगे, सर्विस का लेंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं लेंगे, 894A4B नहीं लेंगे, ओपनिंग आईटीसी नहीं लेंगे। अच्छा, नेट आईटीसी बोल रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आउटपुट एडजस्ट कर देना। नेट बोल रहा हूं, सुनो टोटल, नेट बोल रहा हूं, सुनो टोटल, ठीक है। एग्जाम में लिखना नेट, बोलना टोटल, ठीक है। टोटल आईटीसी जिसको हम लोग बोलते हैं नेट आईटीसी। सेट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, सेट ऑफ कभी मत करना यहां पे, ना इसमें ना इसमें, ओके। फिर अपने लिए ZRS। अब ZRS में अपने क्या लेंगे, जो भी एग्जेम्प्ट किए हैं, जो भी नॉन टैक्सेबल किए हैं, जो भी टैक्सेबल किए हैं, अगर वो एक्सपोर्ट किए हैं या सेस को सप्लाई किए विदाउट पेइंग ड्यूटी अंडर बॉन्ड, तो वो सारे के सारे इसमें ले लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ZRS। अब डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे आएगा, गुड्स, अगर गुड्स है और सर्विस दोनों है या दोनों में से कोई भी एक है तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख लेना। गुड्स है तो उसमें तुम ले लेना जितना भी DTA में टैक्सेबल सप्लाई किया सारे ले लेना, नॉन टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्ट नहीं, जितने भी टैक्सेबल किया सब ले लेना। ZRS ले लेना और एक्सपोर्ट ले लेना, ठीक है। जितना भी एक्सपोर्ट किया और जितना भी ZRS किया। अरे बिना ZRS के भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हो ना, हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे अलाउड ही नहीं है बॉन्ड के साथ आपको देना, आपको उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको देना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि वो ZRS होगा, तो उसको एक्सपोर्ट, नॉर्मल एक्सपोर्ट बोलते हैं। उसमें से सर्विस के लिए अपने क्या लेंगे, सर्विस के लिए अपने DTA में यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी इंडिया में जितना भी टैक्सेबल सप्लाई किए हैं वो सारे के सारे ले लेंगे। एक्सपोर्ट भी ले लेंगे, बट एक्सपोर्ट में क्या नहीं लेंगे, कोई ऐसी सर्विस है जिसके लिए हमको अमेरिका से पैसा मिल गया है पर मैंने सर्विस नहीं दी अभी तक, तो वो वाली अपने यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाले हैं।
अब एक छोटकू सा अमेंडमेंट है, एक्चुअली अमेंडमेंट नहीं है, क्लैरिफिकेशन है, और इसी क्लैरिफिकेशन की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ये सम्स बन सकता है। ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन है चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता है जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, अमेंडमेंट है जीरो रेटेड सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस। अपने ऊपर बात की ना, जीरो रेटेड सप्लाई लेते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विस, उसमें टैक्सेबल भी लेते हैं, एग्जेम्प्ट भी लेते हैं, नॉन टैक्सेबल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट बोलता है कि मान लो कोई प्रोडक्ट ए है और वो प्रोडक्ट ए है जो आप इंडिया में भी सेल करते हो और एक्सपोर्ट भी करते हो, इंडिया में भी सेल कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, उस केस में उसका ZRS वैल्यू जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो नहीं लेंगे। ठीक है, तब अपने क्या लेंगे, इंडिया में उसका जो प्राइस है उसका 1.5 टाइम्स या जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, ये दोनों में जो भी लोअर है वो लेंगे। करेक्ट, क्या बोला मैंने, ZRS कर रहे हैं। ठीक है, और एक ऐसा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ए जो कि इंडिया में भी सेल होता है और वो एक्सपोर्ट भी होता है अंडर बॉन्ड एंड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेइंग ड्यूटी। ठीक है, तब इस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू क्या लेंगे, तो इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.5 टाइम्स ऑफ इंडियन वैल्यू और एक्सपोर्ट वैल्यू विचएवर इज लोअर। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी बिक रहा है और बाहर भी बिक रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तुम उसको, तो इंडियन वैल्यू का 1.5 टाइम्स या एक्सपोर्ट वैल्यू विचएवर इज लोअर, ये ZRS का वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा, प्रोडक्ट वाइज भी दे सकता है और कॉन्सोलिडेटेड भी दे सकता है। अगर कॉन्सोलिडेटेड दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो इंडिया में जितना बिक रहा है उसका 1.5 और टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू विचएवर इज लोअर ले लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, बट अगर प्रोडक्ट वाइज दिया है तो जितने प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहे हैं सिर्फ उसके लिए 1.5 टाइम्स करना। ठीक है, और जितने प्रोडक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए 1.5 होगा ही नहीं, कहाँ से होगा, तुम जीरो का 1.5 थोड़ी ना करोगे। जो प्रोडक्ट इंडिया में सेल ही नहीं होता है तुम उसका तो 1.5 कर ही नहीं सकते हो ना। ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है वो प्रोडक्ट जो इंडिया में सेल हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो इंडिया का 1.5 टाइम्स या एक्सपोर्ट विचएवर इज लोअर, ये वाला कंसिडर करेंगे। किसके लिए बोल रहा हूँ, ZRS के लिए। इससे क्या आएगा, ZRS आएगा। ठीक है, अब नीचे आते हैं, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अपने पढ़े थे, करेक्ट, उसमें अपने पढ़े थे सारा टैक्सेबल लेना है, सारा एक्सपोर्ट लेना है, सारा ZRS लेना है। ये वाला कौन सा ZRS होगा, एक्चुअल एक्सपोर्ट वैल्यू वाला या 1.5 टाइम या एक्सपोर्ट वैल्यू विचएवर इज लोअर, यहां से जो हम लोग कैलकुलेट करके ZRS निकाले वो कौन सा ZRS होगा, सोच लिया, ये वो वाला ZRS होगा जो अभी आपने कैलकुलेट किया 1.5 टाइम्स वाला। दिस इज द क्लैरिफिकेशन ओवर हियर। और ZRS में तो एग्जेम्प्ट इंक्लूड होता है, नॉन टैक्सेबल इंक्लूड होता है, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं, ऊपर से अपने ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां खत्म होता है आपका 30% ऑफ द चैप्टर। यस, 30% ऑफ द चैप्टर यही है, और अगर एग्जाम में आएगा तो मुझे लगता है इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट है ना, क्लैरिफिकेशन है, तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने आपको बोला ना प्रोडक्ट वाइज, मुझे लगता है प्रोडक्ट वाइज आना ज़्यादा फीजिएबल है इस बार एग्जाम में, तो एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो फटाफट रिवाइज करें। जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या सेल्स को सप्लाई कर रहे हैं विदाउट पेइंग ड्यूटी अंडर बॉन्ड एंड लेटर अंडरटेकिंग, इसमें एग्जेम्प्ट भी इंक्लूड होता है, नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड होता है। जितना भी अपने इनपुट पे किया उस कंपनी को रिफंड मिल जाएगा। किसका मिलेगा, नेट ITC लेंगे। नेट ITC क्या होती है, गुड्स की ITC, सर्विस की ITC, कैपिटल गुड्स की कभी नहीं लेंगे, ओपनिंग ITC टोटली इग्नोर, 894A4 भी टोटली इग्नोर, नहीं लेना है। फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ZRS, ये ZRS में क्या होता है, एग्जेम्प्ट भी होता है, नॉन टैक्सेबल भी होता है, और जो भी एक्सपोर्ट किए अंडर बॉन्ड और लेटर अंडरटेकिंग विदाउट पेइंग ड्यूटी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी सेल होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1.5 टाइम जो इंडिया में वैल्यू है या एक्सपोर्ट वैल्यू विचएवर इज लोअर, ये ले लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालेंगे, बट उसमें अपने क्या नहीं लेंगे, 894A4 भी नहीं लेंगे और एग्जेम्प्ट नहीं लेंगे। बट ये कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं लेंगे, ये वो वाला एग्जेम्प्ट है जो इंडिया में सेल हो रहा है। एक्सपोर्ट वाला तो ले ही लेंगे, क्योंकि वो तो ऊपर डेफिनेशन में ही कवर हो जाता है ZRS के। ठीक है, तो अपने क्या लिए, अपने ZRS लिए, अपने एक्सपोर्ट लिए, और अपने जितना भी टैक्सेबल एरिया में सेल किए सप्लाई किए वो लेंगे इन केस ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ सर्विस DTA में जितना किए हैं वो सारा ले लेंगे, टैक्सेबल वाला सर्विस वो सारा सप्लाई जो भी किए हैं वो सब यहाँ ले लेंगे, और एक्सपोर्ट वाला भी लेंगे। पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, कोई ऐसा एक्सपोर्ट जिसके लिए अपने को पैसा मिला है पर अपने सर्विस नहीं दी है तो वो वाला एक्सपोर्ट नहीं लेंगे। अगर देंगे तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्लियर।
अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बहुत सिंपल है, जो कि मैंने आपको बोला, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी सेल होता है, बाहर पे भी सेल होता है, तो 1.5 टाइम इंडिया का वैल्यू या बाहर का वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ये लेंगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी ZRS लेते हैं, तो ये कौन सा ZRS लेंगे, यही 1.5 या एक्सपोर्ट वैल्यू विच इज लोअर से जो करके अपने कैलकुलेट करके निकाले हैं वो लेंगे, ठीक है। एग्जाम में प्रोडक्ट वाइज भी आ सकता है, एग्जाम में कॉन्सोलिडेटेड भी आ सकता है। कॉन्सोलिडेटेड ईजी होगा, प्रोडक्ट वाइज थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होगा, पर मुझे नहीं लगता आपको टफ लगेगा। अब चलिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में, इसमें हाँ नेक्स्ट पेज लिखा है, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज में आ जाओ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं अपने। तो पेज नंबर 43 में आपको एक अमेंडमेंट मिलेगा जिसमें लिखा है जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ लो। पढ़ लिया? देखो इसमें नेट ITC कितना है 270, इंडिया में उसका सेलिंग प्राइस 1000 है और एक्सपोर्ट वैल्यू उसका कितना है 1750, ठीक है। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी बिक रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, इंडिया का 1.5 टाइम कर लो, यानी कि 1000 इंटू 1.5 1500 या 1750, इन दोनों में विच एवर इज लोअर लेना है। तो 1500 इज लोअर, तो ZRS के लिए अपने क्या लेंगे 1500, करेक्ट। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में अपने क्या लेंगे, मैंने क्या बोला, जितना इंडिया में सेल करते हैं वो ले लो और ZRS ले लो। तो इंडिया में कितना सेल किया अपने 1000, ठीक है, और ZRS में अपने कितना किया 1500। 1500 कैसे आया, 1500 या 1750 विच एवर इज लोअर, 1500 इज लोअर तो वो ले लिया। जो ZRS वहां लेंगे वो ZRS यहाँ पे भी लेंगे। तो रिफंड अमाउंट अपना कितना बनेगा 270 इंटू 1500 डिवाइडेड बाई 2500, दैट इज ₹162। ये एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा अमेंडमेंट वाला पोर्शन। ये इलस्ट्रेशन जो है वो ICI का इलस्ट्रेशन है, तो ज़रूर से एक बार देख लेना। अब हम लोग करने जा रहे हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, इसमें क्या होता है, जो इनपुट का रेट होता है वो ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का, और जो प्रोडक्ट का आउटवर्ड रेट होता है वो कम होता है। तो उस केस में क्या होता है, हम तो सेट ऑफ नहीं कर पाते ना, मेरा तो बहुत सारा इनपुट बच जाता है और उसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इनपुट का रेट ज़्यादा है और आउटपुट का रेट कम है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। इन दैट केस यू विल गेट अ रिफंड ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी सेट ऑफ कर लो, फिर जितना इनपुट बचा उतना, फिर उतना का तो तुम रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेट ऑफ कर लो पहले, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला है और बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, बट अपने को सबसे पहले ये देखना है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो नील रेटेड सप्लाई पे एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे गुड्स की हो या सर्विस की हो। एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है, और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज या बोथ जो भी अगर गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, यानी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल है, इनपुट रेट ज़्यादा है, आउटपुट रेट कम है, तो बचा हुआ इनपुट कहाँ सेट ऑफ करे, बोलो गवर्नमेंट बोलो, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा रिफंड ले लो, सिंपल है, ठीक है चलो रिफंड ले लेते हैं। बट गवर्नमेंट बोला बेटा सुनो, 3 प्रोडक्ट की तुमको नहीं मिलेगी। ओहो चलो बताओ कौन सी। कोई भी एग्जेम्प्टेड अगर तुमने सप्लाई किया है गुड्स सर्विस नहीं मिलेगी, कोई भी तुमने नील रेटेड सप्लाई की है गुड्स सर्विस नहीं मिलेगी, कोई भी तुमने ऐसी गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई की है जो कि मैंने ही मना किया, यानी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि बेटा तुमको नहीं देंगे इसका रिफंड, तो भैया नहीं मिलेगा रिफंड। ये 3 को छोड़ के बाकी का रिफंड मिल जाता है अगर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है तभी। अब रिफंड कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें भी नेट ITC ले लो। अब ये नेट ITC क्या होता है, नेट ITC बहुत सिंपल है, चलो आ जाओ। ITC ऑफ गुड्स लेना है अपने को सारा टोटल, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो नील रेटेड हो, अपने को कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा ITC अपने कैलकुलेट कर लेंगे। नेट बोल रहा हूँ सुनना, टोटल बोल रहा हूँ नेट सुनना टोटल, तो टोटल ITC अपने ले लेंगे नेट ITC, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे वो इन्वर्टेड हो, चाहे इन्वर्टेड ना हो, कोई मतलब नहीं है, सबकी ITC अपने एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ गुड्स की, सर्विस की नहीं, कैपिटल गुड्स तो खैर छोड़ो मिलता ही नहीं है, तो कैपिटल गुड्स भी यहाँ कवर नहीं होगा, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, ठीक है। और सेट ऑफ तो करना नहीं है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, बोल रहा हूँ नेट लेकिन सुनना टोटल। तो अपने क्या करेंगे, सारा ITC ले लेंगे, ठीक है। किसका, सिर्फ गुड्स का, सर्विस का नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं, एक्सपोर्ट का जी हाँ बिल्कुल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पे अपने मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल है यार, जो प्रोडक्ट है जिसपे इन्वर्टेड ड्यूटी लगता है, जो प्रोडक्ट है जिसपे इन्वर्टेड ड्यूटी लगता है, यानी इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट का रेट कम है। टू बी वेरी सिंपल से बताता हूँ,
कि कोई भी प्रोडक्ट जिसका इनपुट रेट ज़्यादा है आउटपुट कम है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, उसका टर्नओवर लेना, टैक्स नहीं। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर 3 पे लगता नहीं है तो वो 3 का लेना ही नहीं है अपने को, एग्जेम्प्टेड का नहीं लेना, नील का नहीं लेना, और कोई भी नोटिफाई कर दिया गवर्नमेंट तो उसका नहीं लेना है। सिंपल सी बात है। इसको डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसा आएगा? बहुत सिंपल है, जो अभी पढ़ा बस वही है। गुड्स के केस में जितना भी डीटीए में ट्रांसफर किए वो और जितना भी एक्सपोर्ट किए वो, सर्विस के केस में जितना भी डीटीए में टैक्सेबल वाला सप्लाई किए हैं वो और जितना भी एक्सपोर्ट किए हैं वो। यहाँ पे भी सेम चीज़ लगता है। अगर कोई ऐसी सर्विस दी है जिसके लिए पैसा मिल गया है बट अभी तक सर्विस नहीं दी है, ठीक है, कोई ऐसी सर्विस है, कोई ऐसी एक्सपोर्ट वाली सर्विस है, कोई ऐसी एक्सपोर्ट वाली सर्विस है जिसके लिए पैसा मिल गया पर सर्विस नहीं दी है, तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर देंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और इसमें हम लोग को एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं लेना है, ठीक है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में हम लोग को एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं लेना है। और इसमें से अपने माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? आउटपुट टैक्स ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अरे यार, अब ये क्या है? चिल, सिंपल है। जो भी ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला अपने ने लिया था ना, बस उसी का टैक्स रेट, आउटपुट वाला, उसी का आउटपुट वाला टैक्स रेट वो माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि इनपुट है, आउटपुट कम है, सेट ऑफ कर दिया, बचा हुआ क्या करेंगे? तो भैया जो सेट ऑफ करोगे तो पहले वो तो करो, फिर तो बचा हुआ लोगे। तो ये जो माइनस कर रही है वही सेट ऑफ वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? कोई भी आउटपुट टैक्स जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में था, तो खत्म, सिंपल, शुरू होते ही खत्म हो गया ये तो। क्विक समरी, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या बोलता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इनपुट का रेट ज़्यादा है, आउटपुट का कम है, सेट ऑफ करने के बाद जो बच गया इनपुट वो क्या करे? गवर्नमेंट बोला रिफंड ले लो, 3 का रिफंड नहीं मिलेगा, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, और तुम्हारा जो भी नोटिफाई कर देगा गवर्नमेंट उसका नहीं मिलेगा। फॉर्मूला क्या है? नेट आईटीसी लेंगे, सिर्फ गुड्स का लेंगे, सर्विस का नहीं लेंगे, कैपिटल गुड्स का नहीं लेंगे, एक्सपोर्ट वाला लेंगे, टोटल लेंगे। टोटल आईटीसी मतलब अगर वो एग्जेम्प्ट है, नोटिफाइड है, कुछ भी है वो प्रोडक्ट, कोई मतलब नहीं, टोटल आईटीसी पकड़ना, डाल देना, सिर्फ गुड्स का, सर्विस का नहीं, कैपिटल गुड्स का नहीं, ओके। उस पर अपने मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर क्या होता है? वो सारे प्रोडक्ट जिसके इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, इनपुट रेट ज़्यादा है, आउटपुट रेट कम है, वो सारा प्रोडक्ट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें क्या नहीं लेंगे? एग्जेम्प्टेड वाला नहीं लेंगे, नील रेटेड नहीं लेंगे, नोटिफाई जो किया गवर्नमेंट वो वाला नहीं लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है? वही ZRS वाला, सिंपल है। गुड्स के केस में जितना भी सप्लाई किए हैं टैक्सेबल वो, और DTA में जितना भी एक्सपोर्ट किए हैं वो, सर्विस के केस में जितना भी एक्सपोर्ट किए हैं और जितना भी DTA में सप्लाई किए हैं। एक्सपोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखना, सर्विस के केस में अगर पैसा मिला है पर सर्विस नहीं दी है तो वो वाला मत लेना, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है। इसमें से लेकिन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? जितना भी आउटवर्ड टैक्स है ना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, जो टर्नओवर ऊपर अपने जो टर्नओवर अपने ऊपर कैलकुलेट किए उसका जो भी टैक्स रेट आता है आउटपुट वाला वो माइनस कर देना, टू बी वेरी सिंपल, करेक्ट। जो भी अमाउंट आएगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा था, यहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन कब तक करेंगे रिफंड के लिए? ये सिर्फ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के लिए आपको एप्लीकेशन करना है 2 ईयर्स के अंदर। अब ये 2 ईयर्स कहाँ से काउंट करेंगे? ये 2 ईयर्स अपने काउंट करेंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न जिस दिन लगाते हैं, जिस भी आप टैक्स पीरियड का रिफंड क्लेम करने जा रहे हो, उसका जिस दिन भी रिटर्न का ड्यू डेट था उस ड्यू डेट से 2 साल के अंदर तक अप्लाई कर देना। रिटर्न का ड्यू डेट जनरली क्या होता है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है तो इसलिए वहाँ पे 20th लिखा हुआ है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर अप्रैल 2021 का है तो मई 20th में 2021 से लेके 2 साल जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। 2 साल एक्सपायर हो जाएगा तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का बात कर रहा हूँ, ZRS के लिए नीचे पॉइंट लिखा है, बताता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था? बॉन्ड फाइल करना है, ठीक है। बॉन्ड क्यों फाइल करवाते हैं? ZRS क्यों देते हैं? ZRS इसलिए देते हैं ताकि तुम थोड़ा सा फॉरेन करेंसी लेके आओ। अब हम तुमको इतना सब कुछ दे रहे हैं बेनिफिट, तो भैया तुम फॉरेन करेंसी तो लेके आओ वहाँ से। अगर तुम फॉरेन करेंसी नहीं लेके आओगे तो बॉन्ड तोड़वाएंगे और तुमसे पैसा ले लेंगे, और पैसा तो तुमसे लेंगे, साथ में 18% इंटरेस्ट भी लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप 0 रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो आप एक बॉन्ड फाइल करोगे। वो बॉन्ड क्या होता है? वो आपको बाइंड कर देगा कि आप 18% इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। अब ये 18% इंटरेस्ट कब पे करना है? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है अंडर ZRS, ठीक है, तो उस केस में आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, ठीक है। अगर आप 3 महीने के अंदर फॉरेन रेमिटेंस ले आते हो, फॉरेक्स को ले आते हो,
तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ZRS का बेनिफिट भी मिल जाएगा और आपको टैक्स वैक्स कुछ नहीं देना है। बट अगर आप नहीं ला पाते हो तो उस केस में क्या होगा, रिफंड तो भाड़ में जाए, पहले तो तुमको जितना भी टैक्स है ना वो तुम हमको वापस करो, जितना तुमने पे नहीं किया था, ठीक है, चूँकि बिना पे किए तुमने एक्सपोर्ट किया है, तो जितना भी तुमने पे नहीं किया ना वो हमको वापस करो, वो भी 15 दिन के अंदर, वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे टैक्स ड्यू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 18% विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट। नहीं, सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया वहां से 3 महीने के अंदर फॉरेक्स आ जाना चाहिए। अगर 3 महीने के अंदर फॉरेक्स नहीं आया तो 15 दिन के अंदर 18% इंटरेस्ट के साथ मेरा सारा का सारा टैक्स वाला पैसा वापस कर देना, बता रहे हैं। और सर्विस के केस में वन ईयर का टाइम है, ठीक है, सर्विस के केस में 1 ईयर का टाइम है। 1 ईयर के अंदर अगर आप फॉरेक्स ले आते हो तो ठीक है, नहीं लाते हो तो 15 दिन के अंदर 18% इंटरेस्ट के साथ तुमसे सारा का सारा पैसा वसूलेंगे। 2 एक्सेप्शन है इसमें, नेपाल भूटान। बोलता है अगर नेपाल भूटान है तो रुपया में भी ले आना। अरे क्या नेपाल भूटान का करेंसी लाके हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी उसका वैल्यू गिरा रहता है, इससे अच्छा तुम रुपया ही ले आना वहाँ से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बहुत लोगों को स्कैम की बू आ रही होगी, तो मुझे भी आ रही है, यहाँ पे कुछ स्कैम हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब ZRS में एप्लीकेशन कब करते हैं, देखो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कब करते हैं, 2 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न का ड्यू डेट से 2 years के अंदर कर देना। यहाँ पे कब कर सकते हैं, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिस भी टैक्स पीरियड का है वो टैक्स पीरियड का फाइनेंशियल ईयर जिस दिन एंड हो रहा है वहां से 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम कर लेना ZRS के लिए। प्रोविजनल रिफंड मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है, अप्लाई करो, प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगेगा तो 90% आपको प्रोविजनल रिफंड ग्रांट कर देगा, सिर्फ 90%, जितना भी आप मांगोगे उसका 90% आपको मिलेगा, ठीक है। पर आपको नहीं मिलेगा अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 साल में आप किसी भी टाइम में अगर आप प्रोसिक्यूटेड हो और वो फ्रॉड की वजह से हो, और वो जो फ्रॉड का अमाउंट है वो कितना है, फ्रॉड मतलब टैक्स इवेशन का अमाउंट है, यानी टैक्स आपने इवेड किया, और वो टैक्स आपने कितना का इवेड किया है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा, यानी लास्ट 5 साल में अगर आपको कुछ जेल हुई है टैक्स इवेशन के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा की, 2.5 करोड़ से कम तो नहीं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की, तो आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। मेन वाला रिफंड भी नहीं मिलेगा क्या, कहाँ लिखा है मेन वाला फंड नहीं मिलेगा, लिखा है क्या इसमें, इसमें क्या लिखा है, प्रोविजनल नहीं मिलेगा। तो क्या बोला मैं, प्रोविजनल की बात कर रहा हूँ, मेन वाला तो रिफंड आपको मिल ही जाएगा, प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। तब यहाँ एक MCQ बनेगा और आप बोल्ड हो जाओगे, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट लिखना है तो लिख दो, ये सिर्फ प्रोविजनल की बात करता है, मेन रिफंड की बात नहीं करता। मेन रिफंड तो आपको मिलेगा ही, जो भी प्रोसीजर ऊपर लेट डाउन किया गया था उसके हिसाब से। मान लो आपको प्रोविजनल रिफंड मिला, ठीक है, और आपका एक्चुअल रिफंड कम आया, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी डिफरेंस है वो आप डिपार्टमेंट को वापस करोगे। कैसे वापस करोगे, 18% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो 18% इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जिस दिन मेरे को रिफंड मिला उस दिन ना, पागल हो क्या, गवर्नमेंट है ये, उस दिन से नहीं, जिस दिन ड्यू डेट था ना इसका पेमेंट का, वहां से टिल दी एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट मतलब जिस दिन तुमने गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया वहां तक के तुमको 18% इंटरेस्ट लगेगा। चालाक बहुत है, फिर भी स्कैम हो जाते हैं। अब रिफंड पार्ट 2, ठीक है। एक एक्सपोर्ट मैंने क्या बोला, ZRS किया, ZRS मतलब एक्सपोर्ट किया है और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया है और टैक्स नहीं पे किया। एक सेकंड ऑप्शन क्या है, आप एक्सपोर्ट करो, IGST भी दे दो, ठीक है, बॉन्ड मत एग्जीक्यूट करो, IGST दे दो, अब बाद में जाके रिफंड क्लेम कर लो उस IGST का, ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सिर्फ प्रोसीजर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरेटिकली आएगा, चूंकि IC के बुक में है ही नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो देंगे कहाँ से। तो आपको रिफंड मिल जाएगा, गुड सर्विस बोथ, तीनों का ही, दोनों का ही मिल जाएगा। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, सप्लाई टू सेस किया है ऑन पेमेंट ऑफ IGST, या पहले आपने IGST दे दिया फिर आपने एक्सपोर्ट किया, तो उस केस में जितना भी IGST दिया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या, अगर एक्सपोर्ट किया है तो शिपिंग बिल फाइल कर देना, पर्सन इंचार्ज EGM फाइल करेगा, एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, एंड एप्लीकेंट GSTR 3B भर देगा तो हो जाएगा। GSTR 3B अभी ये शायद एप्लीकेबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट आपको एग्जाम में 3B ही लिख के आना है। फिर सेस के लिए क्या बोला गया, एप्लीकेशन फाइल करेगा सप्लायर, ठीक है, उसके साथ वो 2 चीज का साथ, तो गुड्स दिया होगा सेस को या सर्विस दिया होगा। अगर गुड्स दिया होगा तो जब पूरा गुड्स एडमिट हो जाए सेस में, वो भी ऑथोराइज्ड ऑपरेशन के लिए, प्लस एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाए सेस ऑफिसर से, तभी आपको रिफंड मिलेगा। और सर्विस के केस में आपको एक एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने सर्विस दी है सेस को, प्लस एक्नॉलेजमेंट सेस ऑफिसर का लगेगा। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड तो इसमें था ही नहीं।
एप्लीकेशन आपको कब करना है, 2 ईयर्स के अंदर करना है गुड्स के केस में। जिस दिन समझ लो आपका अगर शिप से किया हो तो जिस दिन शिप इंडिया क्रॉस किया, जिस दिन लैंड से किया हो तो जिस दिन कस्टम फ्रंटियर क्रॉस हुआ, या पोस्ट से किया हो तो जिस दिन डिस्पैच हुआ उस दिन से 2 ईयर्स के अंदर करना है। सर्विस की केस में अगर ऐसा होता है कि सर्विस आपने कंप्लीट कर दी बिफोर रिसिप्ट, यानी पैसा मिलने से पहले सर्विस कंप्लीट हो गए, जनरली यही होता है, तो उस केस में डेट ऑफ रिसिप्ट यानी जिस दिन आपको पैसा मिला वो, या पैसा अगर आपको एडवांस में मिल गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस लेना है। वहाँ से 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम कर लेना है। क्या ये लर्न करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से कर लो, लर्न छोटा सा ही है। मैंने देखो, आप अगर मेन बुक पढ़ोगे ना तो ये आपको एक जगह कंसोलिडेटेड मिलेगा, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने जहाँ जो उसका एप्लीकेशन का डेट है वहाँ उसका एप्लीकेशन का डेट को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ताकि आपको ईजिली मेमोराइज हो जाए। अरे कुछ नहीं है यार, 3 बार पढ़ना तो वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, नहीं लर्न हुआ तो फिर बताना। अब रिफंड के कुछ अदर केसेस अपने आगे हैं कि हाँ, अपने आगे पेज नंबर 43, या चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, 70% ओवर हो चुका है, 30% बचा, चलो फटाफट कर लेते हैं। और किस केस में आपको रिफंड मिलता है? रिफंड वाउचर के बेसिस पे आपको रिफंड मिलता है। कोई टैक्स आपने रॉन्गली पेड कर दिया गवर्नमेंट को तो उसका आपको रिफंड मिलेगा। अनजस्ट इनरिचमेंट ऑब्वियसली एप्लीकेबल। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि भैया इस बंदे को तुम रिफंड दो तो डिपार्टमेंट को रिफंड देना पड़ेगा। उस केस में वो जो बंदा है वो डिपार्टमेंट को कब तक अप्लाई करेगा, यहाँ डेट अलग है, 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, यानी जिस दिन उस बंदे को ऑर्डर मिला, कम्युनिकेट किया गया, वहां से 2 साल के अंदर तक वो अप्लाई कर सकता है फॉर रिफंड। ठीक है। कोई भी परचेजेस अगर यूएन बॉडी, फॉरेन डिप्लोमेट या कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट करता है तो उसको रिफंड मिलता है। उसको अप्लाई करना है 18 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर। जो भी क्वार्टर में उसने परचेज किया उस क्वार्टर का लास्ट डेट से 18 मंथ के अंदर आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे देनी है। ऑफ IGST पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया बाय हिम, यानी कोई भी गुड्स जो टूरिस्ट ने इंडिया से खरीदा है तो ऑब्वियसली उस पर IGST दिया होगा, तो उस IGST का आपको रिफंड मिल जाएगा जब आप इंडिया छोड़ के जाओगे, और गुड्स भी साथ लेके जाओगे। इंटरेस्ट, अच्छा हमको रिफंड हम क्लेम किए 2 साल के अंदर जहां जो लिमिट है उसके हिसाब से, और डिपार्टमेंट ने अगर मेरे को नहीं दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे से लेते टाइम तो 18% ले लेता फट से, तब नहीं सोचता है। देते टाइम देगा क्या? बिल्कुल देगा यार, क्यों नहीं देगा? कितना देगा जरा बताओ। बहुत सिंपल है, आपने रिफंड एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, 60 डेज 60 दिन के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर 60 डेज के अंदर आपको रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से लेके टिल दी डेट ऑफ एक्चुअल जिस दिन आपको रिफंड मिलता है वहां तक आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। आपको 6% इंटरेस्ट के साथ रिफंड दिया जाएगा। 6%, समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है। तो रिफंड नॉट ग्रांटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अगर नॉर्मल केस है तो 6%, और अगर कोर्ट ऑर्डर की वजह से रिफंड दिया जा रहा है, जहां पे हम 2 साल के अंदर अप्लाई करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, उसकी बात कर रहा हूं, वहां पे 9% पर एनम के हिसाब से रिफंड मिलता है इंटरेस्ट के साथ, अगर 60 दिन के अंदर नहीं देते। कहां से काउंट करेंगे? 61st डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक। 61st डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक 6% या 9% के साथ मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर है तो 9% और अदर्स है तो 6%। मिसलेनियस पॉइंट बहुत सिंपल सी बात बोलता है, अगर 1000 रुपए से कम है ना रिफंड, आना मत। CGST 1000, SGST 1000, UTGST 1000, IGST 2000, ठीक है, तो आना मत। पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको 1000, 1-2 रुपया जितना भी होगा आपको सारा मिल जाएगा, उसमें कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। रिफंड एप्लीकेशन करेंगे 2 साल के अंदर करेंगे, यहाँ से 2 साल, वहाँ से 2 साल। अबे करेंगे कौन से फॉर्म में? RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन के लिए अपने फाइल करेंगे RFD 01, और रिफंड ऑर्डर आएगा आपका RFD 06। RFD 01, RFD 06 2 ही फॉर्म है, लर्न करने सिंपल है। डॉक्यूमेंट्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा। अगर आपका रिफंड अमाउंट इज लेस देन 2 लाख रुपीज तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं है, आपको रिफंड मिल जाएगा। बट इफ योर रिफंड अमाउंट इज मोर देन रुपीज 2 लाख या 2 लाख तो उस केस में CA या CMA का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। CA या CMA का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। अमेंडमेंट जीरो रेटेड सप्लाई अपने ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी अपने अमेंडमेंट भी कवर कर लिए हैं, वो भी बहुत अच्छे से।
डीम्ड एक्सपोर्ट, अच्छा डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपको दो बेनिफिट मिलता है। यस, दो बेनिफिट मिलता है। क्या? पहला तो डीम्ड एक्सपोर्ट में आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, जितना भी आपने जीएसटी अमाउंट दिया उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, प्लस आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, दोनों, यानी उसका रिफंड भी मिलेगा और उसका आईटीसी भी मिलेगा। डुअल बेनिफिट है डीम्ड एक्सपोर्ट में। कब तक है वो नहीं पता, एरर से हुआ या कैसे हुआ वो नहीं पता, लेकिन ये बेनिफिट है। ठीक है, क्या बेनिफिट है? आईटीसी भी मिलेगा उसका, और उसी आईटीसी का, आईटीसी मतलब आप सेट ऑफ कर सकते हो आउटपुट के साथ। ठीक है, और उसी इनपुट का आपको रिफंड भी मिलेगा, यानी सेट ऑफ भी होगा और रिफंड भी मिलेगा, दोनों बेनिफिट मिलेगा इसमें। पता नहीं कैसे गवर्नमेंट ने ये किया, बट यही है इसका, और यही अमेंडमेंट भी है। अब इसमें टोटल ऑफ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। होप्स आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया और आपको अच्छे से पूरा रिफंड टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो @C_video चार्टर्ड एस्पिरेंट आप जानते हो, यहाँ जाके आप पोस्ट कर दो, आपको आपके डाउट के जवाब मिल जाएंगे। और ये पूरी की पूरी IDT चेंजेस सीरीज, यानी ये IDT फास्ट ट्रैक है, पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख गया होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए फ्री है विद समरी बुक डाउनलोड कर लो, और सपोर्ट भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लो। तो इस वीडियो को आप आराम से देखो, एक और बार देखना है तो देखो, समरी बुक गो थ्रू करो, क्वेश्चन बना लो। ये 4 क्वेश्चन जो समरी बुक में दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो डेफिनेटली बनाना। ZRS के क्वेश्चन ज़रूर बनाना, मुझे एक्सपेक्टेड है इस बार एग्जाम में आने के, और मुझे लगता है वो मैंने आपको कहा था ना प्रोडक्ट वाइज आएगा, मुझे लगता है प्रोडक्ट वाइज आ सकता है, एक नया क्वेश्चन देगा ICI, बट देख लो आप कैसे क्या करना है, ईजी है, नॉट दैट टफ। और टिल देन टेक केयर, इट्स माइन। और प्लेस ऑफ सप्लाई का वीडियो बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगा।